Okay, now in the last class we were discussing here the female reproductive system. Quiet, please. In the female reproductive system, and we were discussing here the female genital organs, the internal genital organs and the external genital organs, as far as the female is concerned. But as far as the functions of these organs are concerned, the functions of these organs include the functions of the ovary, the functions of the uterus, the fallopian tube, the vagina, and the external genital organs also they have specific functions. अब इसमें से एक जो बड़ा फंक्शन है इसका वो है ओवरी का फंक्शन, to synthesize and develop ovum. Every month one ovum has to be shed from one of the ovaries, and it has to be collected here and transported here to the ampulla of the fallopian tube. जो मेन गोल है दरअसल, जो प्राइमरी गोल है फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स का, अब जाहिर है उसको ट्रांसपोर्ट तो किया है, एम्पुला में उसको स्टे भी कराया है, तो जाहिर है फर्टिलाइजेशन इज द अनदर फंक्शन ऑफ द फीमेल जेनिटल सिस्टम टू कैरी आउट एंड टू फैसिलिटेट द फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन. वो बहुत बड़ा इवेंट, वो भी फीमेल जेनिटल सिस्टम की जिम्मेदारी है. अब वो फर्टिलाइजेशन होगी तो उसके लिए ज़रूरी है कि ओवम को फ्रॉम ओवरी टू द मिडल पार्ट ऑफ योर फलोपियन ट्यूब एम्पुला तक पहुंचाए. तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो स्पर्म्स इंट्रोड्यूस हुए हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उनको भी ट्रांसपोर्ट करके एम्पुला तक ले आए. एक और फंक्शन फिर फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स का, सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही ना करे, रिसीव भी करे. और रिसेप्शन के लिए उसको वो डक्ट चाहिए जो मेल डक्ट के साथ कनेक्शन डेवलप करे. ये है सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये है सेक्सुअल कांटेक्ट. और उसके लिए ज़रूरी है कि फिर यूट्रस नहीं, उसके साथ एक डक्ट होनी चाहिए जो सरफेस पे ओपन हो. दिस इज वजाइना. ये भी फंक्शन फीमेल जेनिटल सिस्टम का. फिर उसके बाद इसको फैसिलिटेट करे, स्पर्म्स को रिसीव ही ना करे वहाँ से वजाइना से, वो उसको ट्रेवल करने में मदद दे, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे. कुछ न्यूट्रिशन तो वो खुद अपने साथ लेके आएगा, लेकिन फर्दर जो न्यूट्रिशन होगी वो फिर वो एनवायरनमेंट, उसको बैक्टीरिया से बचाना, इन्फेक्शन से बचाना, उसको डिस्ट्रक्शन से बचाना, ये सारा काम फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेगा. फिर उसको सेफली ट्रांसपोर्ट करेगा टू दैट एम्पुला रीजन. ये फिर काम फीमेल जेनिटल सिस्टम का. और यहाँ पर फिर वो जो फर्टिलाइजेशन का इवेंट है वो भी यहाँ पर होगा. और आगे से फिर जितनी भी डिविजन्स होंगी वो सब यहाँ होंगी. और फिर ये जो मोरुला डेवलप होगा, जो ब्लास्टुला डेवलप होगा, वो यूट्रस में आएगा और यूट्रस के एंडोमीट्रियम को वो एंकर करेगा वहाँ पर. जैसे एक प्लांट को आपने सॉइल में लगा दिया हो, बिल्कुल वैसे ही है ये इम्प्लांटेशन है. ये काम भी फीमेल का. और इसके लिए यूट्रस, और यूट्रस के लिए उसके अंदर का एंडोमीट्रियम. और फिर मामला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ से तो मामला शुरू हुआ है. क्योंकि अभी इसमें तो सिर्फ 1 वीक लगा है फर्टिलाइजेशन. जायगोट को 1 वीक ही हुआ है सिर्फ. अभी तक वो जायगोट, मोरुला, अर्ली मोरुला, लेट मोरुला, ब्लास्टुला, वो जैसे ही ना उसने इम्प्लांट किया तो उसका नाम एम्ब्रियो. अब ये एम्ब्रियो है. अब ये एम्ब्रियो अपनी स्टेजेस पूरी करेगा. 1 हफ्ता तो वो गुजार के आया पहले ही. फर्टिलाइजेशन से उसकी लाइफ का पीरियड शुरू हो चुका है. काउंट स्टार्ट हो गई है डे 1, डे 2, डे 3, डे 4. ये नहीं कि इम्प्लांट हुआ तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ऐसा नहीं है. स्टार्ट वो डे ऑफ फर्टिलाइजेशन से होगा. एज उसकी वहाँ से काउंट होगी और ये अपने 38 से 40 वीक्स उधर से काउंट होगा इसका. ये नहीं कि जिस दिन इम्प्लांट करेगा तो वहाँ से काउंट होगा, नहीं. वो पहला वीक, भाई कैसे नहीं, वो पहला सेल, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, ये लाइफ है ना उसकी. ये भी पहला वीक है. ये और बात है कि अभी ये एम्ब्रियो नहीं है, उसके बावजूद हम एम्ब्रियोलॉजी में उस वीक को भी शामिल करते हैं. वैसे एम्ब्रियोलॉजी में इससे पहले के वीक को भी इंक्लूड किया जाता है, लेकिन एम्ब्रियो की एज काउंट होगी डे ऑफ फर्टिलाइजेशन से. और ऐसा ही चलता रहेगा
तो दूसरा वीक वहाँ कहाँ, जहाँ वो एंडोमीट्रियम में अंदर इंटर हो चुका है। इसका मकसद ये कि दूसरा वीक इंटर हो चुका है वहाँ पर, और ये दूसरे वीक के बाद फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, जैसे ये 8 वीक्स पूरे होंगे उसके, ये 9th वीक में जैसे ही इंटर होगा, अब इसका नाम हो जाएगा फीटस। अब ये फीटस कहलाएगा, अब ये एम्ब्रियो नहीं कहलाएगा। दिस इज नाउ कॉल्ड द फीटस। तो वो 9th वीक से लेके अब 9th मंथ तक ये सारा फीटस है। ऐसे अपने ये 9 मंथ्स कंप्लीट करेगा। 2 महीने तो उसने एम्ब्रियो के नाम पे ही गुजार दिए अंदर, जिसमें से 1 वीक तो उसने फर्टिलाइजेशन के बाद बिफोर इम्प्लांटेशन गुजारा है, हालांकि वो उसके एज में काउंट हो गया, मीटर चालू है उसका, तो एज में वो काउंट हो चुका है। और अब इससे आगे जो है ना सिलसिला ये चला है, और ये जैसे सिलसिला चला तो इसका मकसद है कि फीटस ने अपने 7 मंथ्स और कंप्लीट किए, और ये 7 मंथ्स जब कंप्लीट कर चुका होगा तो उसके बाद उसकी हो जाएगी डिलीवरी। ये डिलीवरी जो है, ये पार्चुरेशन जो है, ये भी काम है। तो इसका मकसद है कि ये पूरा एम्ब्रियो को अंदर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम है। उसके आगे फीटस के 7 मंथ्स कंप्लीट कराना ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम है, और फिर उसको सेफली बाहर डिलीवर करा के उसको हैंड ओवर करना ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम है। और उसके बाद इतना कुछ कि आगे से उसकी फर्दर न्यूट्रिशन का रोल भी प्ले करेंगे उसके मेमोरी ग्लैंड्स, ये काम भी फीमेल, हालांकि हम ब्रेस्ट को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम काउंट नहीं करते, लेकिन बहरहाल उसको भी हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ाते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स जिसको हम ब्रेस्ट कहते हैं, फीमेल ब्रेस्ट, क्योंकि ड्यूरिंग दैट होल पीरियड, ये जितने भी पीरियड गुजरेंगे ना, इसके अंदर नेचर फीमेल के इन सारे आर्गन्स को प्रिपेयर करेगी, और एक आर्गन दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होगा। जिन के भी काम होंगे ना, वो एक आर्गन दूसरे को सिग्नल देगा, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा। ये सारे जुड़े हुए होंगे आपस में, और सब एक दूसरे को सिग्नल देंगे वाया केमिकल सीक्रेशंस, यू कॉल देम हार्मोन्स। कुछ हार्मोन्स, कुछ न्यूरोलॉजिकल भी, कुछ नर्व्स के जरिए, कुछ कार्डलेस, कुछ लैंडलाइन, तो वहाँ नर्व्स के भी काम होंगे कुछ न कुछ, लेकिन ज़्यादातर काम हार्मोन्स का होगा। जैसे आपके फ़ोन कुछ होते हैं कार्ड, लैंडलाइन भी होते हैं वो तार के ज़रिए, फिर भी थोड़े बहुत चल ही रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो कार्डलेस, माने थ्रू हार्मोन्स। ज़्यादातर काम हार्मोन्स का है। अब ये जितना भी पीरियड है ना आपका, ये देखिए ओवरी ने एवरी मंथ, कोई मजाक है, एवरी मंथ 28 दिन कंट्रोल्ड, 14th डे पे ओव्यूलेशन, ऐसे थोड़ी ना कोई ये सिलसिला ऐसे चलता होगा। दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओवरी, इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द हार्मोन्स। इसका मकसद है कि कोई ऐसा आर्गन है जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, जो ओवरी को अपने ज़ाब्ते में रखे हुए है। और फिर जब उस आर्गन से रुजू करते हैं ना हम लोग, तो वो बोलता है कि हाँ मैं तो करता ही हूँ, मुझे कोई और कंट्रोल कर रहा है। तो एक आर्गन है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, द मास्टर ग्लैंड। उस पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कुछ हार्मोन्स हैं, वो हार्मोन्स उनकी बाकायदा एक मंथली साइकिल होता है, और उस मंथली साइकिल से वो हमारी जो ओवरी है वो कंट्रोल होती है। ये कंट्रोल करता है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। और वो पिट्यूटरी ग्लैंड को जब हम जहाँ के जाके देखते हैं तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड को फिर कंट्रोल करता है ब्रेन। और ब्रेन का वो हिस्सा जो नीचे होता है, जो नज़र आता है, जिसका नाम है डायनसेफलॉन, और उसका नीचे का आधा हाइपोथैलेमस। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, बाप है, तो ये उसका भी बाप है। अगर ना हाइपोथैलेमस की उस कंट्रोलिंग सिस्टम को ख़त्म कर दूं तो पिट्यूटरी ग्लैंड ऊपर ही पड़ा रहेगा, ये घास है और कुछ भी नहीं। तो असल कंट्रोल हाइपोथैलेमस के पास है, और हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी जब सीक्रेशंस देगा तो वो ब्लड में आएगी, और घूमती तो वो पूरे बॉडी में रहेगी, लेकिन उन खास हार्मोन्स का एक्शन जो होगा वो ओवरी पे होगा। जहां मैंने बताया था कि उसके पास 40,000 फॉलिकल्स हैं। फॉलिकल्स बताता हूं, फॉलिकल्स क्या है। वो फॉलिकल्स जो है
उन फोलिकल्स में से एक एक में एक एक इमेच्योर ओवम बैठा हुआ है, और एवरी मंथ ये ओवरी के अंदर ये जो 40,000 हैं उनमें से सिलेक्ट होंगे, दोनों ओवरीज में मिला के रफली 10 से 20 ये फॉलिकल्स जो रेस में शामिल होंगे। वैसे 5 से 20 है, 5 से 15 हैं चले, और ये स्टार्ट ज़रूर होंगे, और सबकी ख्वाहिश होगी कि हम मैच्योरिटी के उस दिन तक पहुँचें जब वो 14वां दिन आएगा और हम बाहर निकलेंगे। कामयाबी सिर्फ एक को मिलेगी, और बाकी जितने भी होंगे, अगर 15 स्टार्ट हुए थे तो 14 जो होंगे वो डार्ट की शक्ल में वहीं दफन हो जाएंगे, उनकी कब्रें बन जाएंगी, ख़त्म सिलसिला, एक निकल के आ जाएगा। अब सर वो जो 40,000 में से 20 चले गए, ख़त्म, 20 गान। क्यों? क्योंकि रेस में शामिल हो गए थे। 19 जो है उनकी कब्रें बन गई, एक निकल आया बाहर, और जो एक निकल आया बाहर तो वो डे हुआ हमारा 14। तो मसला ये है कि ये जो 14 डेज हैं जिसमें वो मैच्योर हुआ है, और हमें पता है कि ये 14th डे पे ये बाहर निकलने वाला है, वो बाहर निकल के हम समझते हैं कि ये 14th डे पर ही या मैक्सिमम 15th डे पे ये फर्टिलाइज हो जाएगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हम कहेंगे कि हो सकता है, और हम कहेंगे कि हो जाएगा तो मामला आगे चलेगा, नहीं है तो मामला ख़त्म। तो ये हो जाएगा। अब हो जाएगा इसका मकसद यह है कि 15th डे पर अगर हो गया वो, तो अगले 3 दिन में ये यूट्रस में आ जाएगा। किस हालत में? मोरिला की हालत में। इसका मकसद ये हो गया कि 15th डे पे ये हुआ है, अगले 3 दिन भी लग गए तो ये 18th डे पे पहुंच जाएगा, और 18th डे में अगर यूट्रस में आ गया, उसका एंडोमीट्रियम वैसा ही रहा, तो ये कैसे इम्प्लांट हो पाएगा? इसका मकसद है कि एंडोमीट्रियम को डेवलप होना चाहिए। किस दिन से? क्या 14th डे से कि पहले डे से? पहले डे से। फर्स्ट डे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द ओवम विद इन द ओवरी। जैसे ना वो ओवरी में 15-16 स्टार्ट हो गए ना मैच्योरेशन में, तो यूट्रस तैयार होना शुरू हो जाएगा कि इनमें से एक मुझे पता है कि सक्सीड होगा, मुझे पता है कि ये फर्टिलाइज होगा, मुझे पता है कि 18वें दिन पे इधर आएगा। तो मैं क्यों 17वें और 15वें दिन का इंतजार करूं कि फर्टिलाइज होगा कि नहीं होगा? मैं इस शक में नहीं पड़ूंगा, मैं स्टार्ट कर दूंगा। अब ना हुआ तो देख लेंगे, मैं न होने के हिसाब से नहीं, होने के हिसाब से मैं तैयारी करूंगा, क्योंकि हो भी तो सकता है, नहीं हो सकता है तो ठीक है, ना हो, मैं अपना बिस्तर तैयार रखूंगा। तो कहने का मकसद यह है कि यूट्रस का एंडोमीट्रियम फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे कैसे स्टार्ट हो जाएगा? ओवरी का उसको मुंह से बोलेगी क्या? ओवरी जैसे उधर ओवम स्टार्ट होगा, फॉलिकल से कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, और इसके सिग्नल मिलेंगे यूट्रस के एंडोमीट्रियम को। वो दिन है वहां कौन सा साइकिल का? फर्स्ट डे। साइकिल का फर्स्ट डे है, तो इससे पहले भी तो साइकिल खत्म हुआ है ना अभी। तो इससे पहले साइकिल खत्म हुआ है, तो वो साइकिल का कौन सा डे था प्रीवियसली का? 28वां दिन। इसका मकसद है कि जैसे ये पहला दिन शुरू होगा और उधर से हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, यहां से 28वें दिन के बाद जो नए साइकिल का पहला डे है उसमें एंडोमीट्रियम का आधा गिर जाएगा। इसका मकसद है कि जैसे ही पहले स्पॉट्स आए, समझ लो कि प्रीवियस साइकिल खत्म और नया साइकिल शुरू हो चुका है। इसका मकसद ये हो गया कि ये नहीं है कि गैप आता है कि 28वें दिन पे प्रीवियस साइकिल खत्म, उसके बाद जब मेंसेस शुरू 5वां दिन जब हो जाए और मेंसेस बिल्कुल साफ हो जाए तो अब मेरा नया साइकिल शुरू। नहीं, साइकिल के बीच में गैप नहीं होता। तो अगर यहाँ से 28वें दिन पर शेड हो जाए, मेंसेस आ जाना शुरू हो जाएं, तो समझ लो कि नया साइकिल शुरू हो चुका है, क्योंकि आधा एंडोमीट्रियम गिर गया, जो बाकी बचा उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट। किसके कहने पे? ओवरी के कहने पे। और ये साइकिल कौन सा शुरू हो गया? नए साइकिल का पहला डे। तो यानी जब मेंसेस स्टार्ट हो जाएं तो ये दरअसल पुराने साइकिल का लास्ट डे खत्म और नए साइकिल का पहला डे शुरू हो चुका है। और शुरू हो चुका है माना वो 15 से 20 ओवा जो हैं ये मैच्योरेशन के रेस में शामिल हो चुके हैं, और एक हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू हो चुका है ओवरी से, और उसने इतला देना शुरू कर दी है किसको? यूट्रस के एंडोमीट्रियम को, कि ये जो तुमने आधा शेड किया है वो तो गया, वो जो आधा लगा हुआ है वो रीबिल्ड होना शुरू हो जाएगा, नई बिल्डिंग होना शुरू हो जाएगी।
नए नए सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे, और जो नए नए सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि भाई ये हो रही है उसकी प्रोलिफरेशन, इसको प्रोलिफरेशन कहते हैं। नंबर ऑफ द सेल्स विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। क्यों? बिल्डिंग खड़ी करनी है और ईंटें रखते जाओ, क्योंकि आधा ऐसे गुम हो गया है, और इससे जो गुम हो गया है, दीवारें आधी आधी हो गई हैं, तो फिर कंप्लीट करो। कैसे कंप्लीट करोगे? और ईंटें रखो, और ईंटें रखोगे तो एक दो में तकसीम हो जाएगी कि एडिशनली रखनी पड़ेंगी। तो यही सेल जो बने हुए बैठे हुए थे, वो हमारे एक हार्मोन जिसका नाम है ईस्ट्रोजन, उसकी वजह से ये अब डेवलप होना शुरू हो जाएंगे और सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे। माइटोसिस जल्दी जल्दी होगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से ये दीवारें बनती जाएंगी। वो जो टूट गई थी वो दोबारा बनना शुरू हो जाएंगी। प्रोलिफरेशन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा, छठा, सातवां, बनना शुरू हो जाएंगी। और 14th डे तक आते आते इतनी मोटाई हो जाएगी उनकी कि वो बिस्तर जो होगा वो बन चुका होगा, और उधर 14 दिन गुजर चुके होंगे ओवरी में, और ओवरी का वो दिन आ जाएगा जिस दौरान वो 15 से 20 ओवा डेवलप होना शुरू हुए थे। रास्ते में अगर 15 शुरू हुए थे तो 14, अगर 20 शुरू हुए थे तो 19 खत्म हो जाएंगे। एक उनमें से कामयाब होगा। फिर ये नसीब है कि लेफ्ट से आया कि राइट से आया, किसी से भी आ जाए, वो वहां से शेड हो जाएगा। हम कहेंगे कि ओव्यूलेशन हो गई है। ओव्यूलेशन हो गई है कहां से? फोलिकलों से। कितने फोलिकल्स? 20 शुरू हुए थे, उनमें से एक अंडा निकल आया, बाकी सब खत्म हो गए। और जैसे खत्म हो गए तो जिससे वो ओवम बाहर निकला है तो वो सेल अपने पीछे छोड़ आएगा, जाहिर है कुछ लेके आएगा और बाकी पीछे छोड़ आएगा। और वो जो पीछे छोड़ आएगा वो वाले सेल्स भी बड़े काम के सेल्स हैं। अब की बार वो जो अभी तक बना रहे थे ना ईस्ट्रोजन, ओव्यूलेशन के बाद बनाना शुरू करेंगे प्रोजेस्टेरोन। क्या बनाएंगे? वो प्रोजेस्टेरोन बनाएंगे। तो इसका मकसद है कि 14th डे के यानी ओव्यूलेशन के बाद इस वक्त उस हार्मोन का खेल शुरू होगा जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। इससे पहले ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन काम करेगा मुख्तलिफ, प्रोजेस्टेरोन काम करेगा मुख्तलिफ। किस पर? एंडोमीट्रियम पर। क्यों? क्योंकि अब ये बाहर निकला है, अब तो ये बड़ा सीरियस बिजनेस हो गया, और हम सोच रहे हैं कि अब हमारे फर्टिलाइजेशन में कोई ज्यादा दिन नहीं रह गए, घंटे की बात है ये अगले 1, 2, 5, 8, 10, 15, 20 घंटों के बाद ये फर्टिलाइज हो जाएगा। और ये फर्टिलाइज हो जाएगा तो इसका मकसद ये है कि वर्क शुरू हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन का। लेकिन ये ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन या ये प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन, इसको कंट्रोल करेगा ऊपर से पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसको कंट्रोल करेगा हाइपोथैलेमस। वो सिलसिला भी जारी रहेगा उधर से। ये ओवरी खुद नहीं करेगी, ये पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस करेगा। ये हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवरी एंड देन यूट्रस जुड़े हुए हैं चारों। ये गठजोड़ है इनका, 2 वर्दी वाले, 2 बगैर वर्दी वाले, इन 4 का गठजोड़ है जिससे इतना बड़ा इवेंट होने वाला है। हर जगह ये 2-2 का, हर जगह 2 वर्दी वाले, 2 बगैर वर्दी वाले, 2 ऊपर 2 नीचे। समझ रहे हो ना? अगर एक औरत ने कंसीव कर लिया है, हाँ, हाँ। उसके बाद फिर इंटरकोर्स होता है तो उससे कुछ नहीं होगा कुछ। मैं बताता हूं क्यों नहीं होगा। अंडरस्टैंड? तो ये सिलसिला इसी तरीके से यहां चलेगा। और फिर ये प्रोजेस्टेरोन फिर एंडोमेट्रियम पे क्या इफेक्ट करेगा? जिसकी बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, अब और सेल्स नहीं आएंगे। अब जितने सेल बन गए, जितनी ब्लड वेसल्स डेवलप हो चुकी, जितने ग्लैंड्स की सीक्रेशन आज है वो आ चुकी। अब उसके अंदर क्या होगा? एक एक सेल अब नंबर में नहीं बढ़ेगा, साइज में बढ़ेगा। उसके अंदर मोर ग्लाइकोजन, मोर लिपिड, मोर कैपिलरियां जितनी बन चुकी थी उतनी होंगी, अब सिर्फ कॉइलिंग होगी उनकी। तो ये जो बिस्तर बना था ये अब इतना नहीं और मोटाई होगी इसके अंदर, क्योंकि सीक्रेशन ज्यादा है। तो इसका मकसद ये है कि अब उसमें क्या होगा? प्रोलिफरेशन कि सीक्रेशन। तो ये जो अगले 15 दिन, अगले 14 दिन होंगे उसमें प्रोलिफरेशन नहीं होगी, सीक्रेशन होगी। क्योंकि अब जो हार्मोन आया है वो ईस्ट्रोजन नहीं है, प्रोजेस्टेरोन है। तो नेचर ने बाकायदा इस पूरे साइकिल को, ये मंथली साइकिल है,
मंथली साइकिल 4 वीक साइकिल है, वो मंथ हमारा वाला नहीं, ये ल्यूनर मंथ की बात हो रही है जो 28 दिन का होता है, ल्यूनर मंथ। तो ये जो है चांद का महीना जो है वो बिल्कुल जैसे चांद है 28 का, वैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी है 28 का। जैसे उसका हाफ है 14, तो वैसे इसका भी हाफ है 14। एक ओव्यूलेशन से पहले का हाफ प्री ओव्यूलेटरी, एक पोस्ट ओव्यूलेटरी, और एक डे ऑफ ओव्यूलेशन 14वीं का चांद, 14वीं की रात जो है। तो नेचर ने देखो 14वीं की रात, तो यहाँ पर वही डे ओव्यूलेशन। तो इसका मकसद है कि इससे थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि ये कोई एक ही ज़ात है, एक ही कुव्वत है जो इस सारी चीज़ों को 14, 28 और इस 4 हफ्तों में बांध के बैठी हुई है। तो एक ही सॉफ्टवेयर है। तो इसका मकसद है कि ये सेम ही कोई ताकत है जो इसको कंट्रोल कर रही है। तो उधर से कहाँ फलकियात, कहाँ ये हमारे हयात इंसान, हर जगह ये है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो इंसान का होगा दूसरे एनिमल्स में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मुझे नहीं पता कि उनका एज कितना होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन। हम अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आते हैं। अब ये जितना भी यहाँ सिलसिला देखा ना आपने, इसको जब आप यहाँ डिस्कस करें तो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को आप स्टार्ट ही करें, कहाँ से स्टार्ट ही करें आप? ऊपर से, यानी हाइपोथैलेमस से। ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है। इसको ज़रा नज़र रखना, ये अगर फ्रेम से बाहर निकल जाए तो मुझे बताना ज़रूर। ये हाइपोथैलेमस है और ये है हमारा, ठीक है। अब ठीक है, ये हाइपोथैलेमस है और ये है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, लेकिन यहां जो बनाऊंगा ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होगा। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जो आप यहां पे देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे सेल्स हैं। मास्टर ग्लैंड है ये, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये मटर के दाने जितना है और काम इसके देखें। इसके अंदर एक सेल, बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, तो बहुत सारे डिफरेंट सेल्स होते हैं। एक मुल्क है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोविंसेस हैं, हर एक की अपनी अपनी लैंग्वेज, अपने अपने फंक्शंस हैं। तो यहाँ पर भी इसका एक प्रोविंस है, वो सेल्स हैं, और इन सेलों को कहते हैं गोनाडोट्रॉफ्स। ये सेल्स हैं, इन सेलों का नाम है गोनाडोट्रॉफ्स। ये गोनाडोट्रॉफ्स 2 किस्म के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। एक का नाम है FSH और दूसरे का नाम है LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटियल वर्ड येलो को कहते हैं, येलो ल्यूटियम को कहते हैं, एल्बा वाइट को कहते हैं, नायग्रा ब्लैक को कहते हैं। और ये है क्या? ल्यूटिया है, ल्यूटिनाइजिंग है, किसी चीज को येलो बनाएगा। वो देखेंगे किसको बनाता है। तो ये 2 हार्मोन्स यहां से प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इन दोनों हार्मोन्स को फिर स्टिमुलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस इनको रिलीज कराता है। इसलिए यहां से आने वाले हार्मोन का नाम है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, G कैपिटल N स्मॉल। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये आएगा कहां से? हाइपोथैलेमस से। और हाइपोथैलेमस किस तरफ भेजेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड पर। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या निकालेगा? FSH LH। शुरू में निकालेगा FSH, और जैसे FSH निकलेगा LH को ब्रेक लगा देगा कि फिलहाल तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो इसका मकसद ये हो गया कि FSH जैसे ब्लड में सर्कुलेट करेगा, किसके कहने पे? GnRH के कहने पे, जो हाइपोथैलेमस में मौजूद है। दिस इज इन हाइपोथैलेमस। और ये है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब्स होते हैं, ये पोस्टीरियर, ये एंटीरियर। बात हो रही है एंटीरियर की, पोस्टीरियर पर हमारा इस वक्त कोई वास्ता नहीं है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये यहां से प्रोड्यूस हो गया और निकालेगा क्या? FSH। ये मंथली साइकिल है, इसके कहने पर ये, और ये अब बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, लेकिन इसका एक्शन होगा वहां जहां इसके रिसेप्टर्स होंगे। टीचर यहां सर्कुलेट करता रहेगा, घूमता रहेगा कॉरिडोर में, आएगा उस क्लास में जहां उसका लेक्चर है, वरना तो क्लासें बहुत हैं यहां पर। तो इसका मकसद है कि ये घूमता रहेगा, और ये घूम के आएगा किधर? ये इसका टारगेट होगा हमारी ओवरीज। तो अब जो इसका एक्शन होगा कहां? ओवरीज पे। दोनों ओवरीज पे आके एक्ट करेगा। जहां हमारी मौजूद है वहां
फॉलिकल्स, 40,000 फॉलिकल्स वहाँ पर मौजूद हैं। और उनमें से मैं आपको सिर्फ एक फॉलिकल दिखाता हूँ कि ये जो फॉलिकल यहाँ मौजूद हैं उसमें से ये थोड़े से एक सेल्स का एक सर्किल बना हुआ है, इनको बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स, और उनमें अंदर छुपा हुआ है ये ओवम, इमेच्योर ओवम। ये एक दिखा रहा हूं, ऐसे 40,000 है, और ये ओवरी है, और ओवरी को सराउंड कर रहे हैं हमारे ये सारा कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स। जहां पर ब्लड आ गया है, और ब्लड आ गया है तो उसमें एफएसएच भी मौजूद है, और एफएसएच का नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो एक्ट करेगा किस पे? इन फॉलिकल्स पर। ये जो फॉलिकल्स पर एक्ट करेगा तो इन फॉलिकल्स को हम, क्योंकि ये बहुत ही इमेच्योर हैं, ओवम भी इमेच्योर है, फॉलिकल के सेल्स भी सिंगल जैसे बने हुए हैं, तो इन फॉलिकल्स का नाम होता है प्रीमोडियल फॉलिकल्स। बहुत ही अर्ली, बहुत ही इमेच्योर ये प्रीमोडियल फॉलिकल्स। कितने? 40,000। और मेरे एफएसएच के आने से एवरी मंथ जो पहला डे है हमारा, कितने स्टार्ट हो जाएंगे इसके शेयर पर? 5 से 20 या 15, दोनों ओवरीज में मिला के। और ये जो मैं दिखाऊंगा यहां पर सर्किल, यहां पर मैं अगर 28वां दिन बनाऊंगा, 28 दिन, तो ये बात हो रही है कितने दिन वाली? फर्स्ट डे पर। और ये फर्स्ट डे पर अब क्या हो रहा है? जीएनआरएच सिक्रीशन, एफएसएच, एलएच का बंद होना, और साथ में एफएसएच का इन पर एक्ट करना। दूसरे दिन एफएसएच और बढ़ेगा, सिक्रीशन और बढ़ेगा, एलएच को तो ब्रेक लगा हुआ है। तो ये जो इस वक्त एफएसएच बढ़ रहा है, तो मैं इसको देखो आस्ते आस्ते बढ़ा रहा हूं। दूसरे दिन और बढ़ गया, तीसरे दिन और होते 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 ये कोई 9th डे तक आके अपनी हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाएगा। हाँ, अपनी पीक पर पहुंच जाएगा। और आप खुद सोच सकते हैं कि इस एफएसएच की शेप पे तुम्हारे प्रीमोडियल फॉलिकल्स के जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, फॉलिकुलर सेल्स, ये फिर सिंगल लेयर के नहीं और बड़े लेयर बनाते हैं इसकी शेप पे, और बनाएंगे और बनाएंगे। क्या सिर्फ फॉलिकल्स ही बढ़ते रहेंगे कि अंदर ओवम भी मैच्योर होता रहेगा? और कितने ऐसी हरकत कितने करेंगे? 20 के करीब। किसके शेप पे? एफएसएच की शेप पे। जो जब पीक तक पहुंच जाएगा तो ये बड़े मौजों में होंगे, ये 20 के 20 ऐसे मोटे मोटे नजर आएंगे आपको। अब इसको जितनी लेवल तक पहुंचना था, और ये जितनी लेवल तक ऊपर जाता है तो क्या जाता ही जाता है कि ये इसके कहने पे एलएच बढ़ नहीं पाता, वो डाउन रहता है। 9th डे तक इसकी ये अयाशी चलती रहती है। उसके बाद यहां से आके अब एफएसएच गिरना शुरू करता है। अब जैसे ये एफएसएच गिरना शुरू करेगा यहां ऐसे, तो ये 10वें दिन पे अपनी पीक से तो कम आया है, लेकिन फिर भी अच्छी लेवल है इसकी। तो ये जैसे ये गिरा, वैसे जो ब्रेक लगा था ना एलएच पे, तो वो ब्रेक लगेगा कि वो थोड़ा सा उभरेगा, तो वो थोड़ा सा उभरेगा। जितना ये गिरा उस हिसाब से ये ऊपर उठेगा। अब ये जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा, वैसे वैसे ये ऊपर जाता जाएगा। ये एलएच ऊपर जाता जा रहा है। अब ये जो एफएसएच एलएच ऊपर जाता जा रहा है, इसको तो बाद में देखते हैं। मसला ये है कि ये जो एफएसएच नीचे आ रहा है, कौन से डे से ऑनवर्ड? 9th डे ऑनवर्ड, मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10वां डे, 11वां, तो 12वां। ये सारे जितने भी 20 फॉलिकल थे, किसके सहारे पे, किसकी शेप पे ये उछल रहे थे? वो जो एफएसएच नीचे आना शुरू हुआ तो इनमें खलबली मच गई कि हमारे सर से हाथ उठ रहा है। तो ये आस्ते आस्ते डामाडोल होना शुरू हो जाएंगे। ये जो बड़े आराम से 20 उठे थे ना, उनमें से कुछ तो 10वें दिन पे ही ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो कह देंगे अब हमारा सर से हाथ उठ गया, हो पहले दिन ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, भाई वहाँ हमारा हाथ उठा है। आंख दिखाओ तो वो समझ जाएंगे कि क्या होने वाला है हमारा, पहले दिन ही हथियार फेंक देंगे। 2 गए पहले दिन, 2 दूसरे दिन,
8 तीसरे दिन पता चलेगा कि 14th डे तक आते आते एक जवान खड़ा हो जाएगा, बाकी सब खत्म। और वो जो खड़ा हो जाएगा उसमें अंदर अब वो एफएसएच के सहारे नहीं खड़ा हुआ है, एफएसएच का तो बेड़ा गर्क हो चुका, उसके अंदर खुद अपना इंटरनल सर्वाइवल सिस्टम डेवलप हो जाता है। अब उसमें हम लंबे चक्कर में नहीं जाते। स्टार्ट 20 हुए थे, एक ने अब इंडिपेंडेंटली अपने पांव पे खड़ा होना सीख लिया है। एफएसएच मुकम्मल विथड्रा होने के बावजूद वो अभी भी सांस ले रहा है, जिंदा है, और ये पहुंच गया है तुम्हारा 14th डे। और जो 14th डे पहुंच गया है तो ये क्या हुआ, ये जो है ग्रीन कलर का, मैं इसमें लंबा नहीं जा रहा हूं, ये जो ग्रीन कलर का जो सिंगल ओवम है जो इस वक्त मैच्योरिटी की हालत में है, बाकी क्या हो जाएंगे, डॉट बन जाएंगे, डॉट डॉट, कब्रें हो जाएंगी सबकी, खत्म। लेकिन ये बाहर निकल आएगा क्योंकि इसने क्या किया है, एफएसएच तुम्हारा 14th डे पे जमीन बोस हो चुका है एफएसएच, फिर भी ये जिंदा है। इसका मकसद है कि ये अपने पांव पे खड़ा है, इंटरनल सर्वाइवल सिस्टम इसके अंदर डेवलप हो चुका है, अपना पर्सनल। ये अब इस बैसाखियों के सहारे नहीं है, ये निकल आया तो फिर इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर से ये ओवम जो होगा ये शेड होके बाहर आ जाएगा। हाँ, ये और बात है कि ये जो फोलिकुलर सेल्स का गुच्छा बना हुआ है इसका, इसके कुछ सेल्स भी इसके साथ आ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि ये अकेला निकलेगा, ये कुछ सेल्स उसके साथ आ जाएंगे, लेकिन बाकी सेल पीछे छोड़ के आएगा। अब घर से आप बाहर निकलते हैं तो कमरा साथ लेके आते हैं क्या आप, तो वो पीछे छोड़ के आया। हाँ, लेकिन थोड़ी चीज़ें तो साथ लेके आते हैं ना, जैसे कपड़े, जैसे बैग वगैरह, ये तो थोड़ी चीज़ें साथ लाएंगे, बाकी चीज़ें पीछे छोड़ के आएंगे। तो जो पीछे छोड़ के आया है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इसको पीछे रोक के रखते हैं हम लोग, लेकिन हम नीचे यहाँ से ओव्यूलेशन, ये कौन सा डे पहुँच गया, 14th डे पहुँच गया है। और मुबारक हो, ये वो दिन है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14वीं की रात है, ये ओव्यूलेशन। वैसे भी 14वीं की रात है, ऐसे नहीं। तो ये है एक्चुअली उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के उस महीने की 14वीं का चांद है, ये जो निकला है इस वक्त अपना मुंह दिखा रहा है ये। और जो यहां ऐसा आया है तो यहां तक, तो इसका मकसद है कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और साथ में ओवरी। अब ओवरी का जो सिग्नल है अब यूट्रस की तरफ है, क्योंकि ये जो ओव्यूलेट हुआ है ना, ये फर्टिलाइज भी होने वाला है अगले 24 घंटे के अंदर मैक्सिमम, हो सकता है अगले 3 घंटे के अंदर, क्योंकि ये पहुंच जाएगा जल्दी एम्प्यूला में। और हम समझते हैं कि एम्प्यूला में पहले से स्पर्म्स बैठे हुए हैं, हो भी सकते हैं अगर डेज काउंट किए हुए हैं सही, और अगर पार्टनर्स में से मेल या फीमेल दोनों में से किसी को अकल हो तो व्हाई नॉट द स्पर्म शुड बी प्रेजेंट बिफोर, नहीं तो उसी दिन, व्हाई नॉट। जब तुम लोगों को पता है तो फिर क्यों नहीं, वो साइंस बताई जा रही है ना आपको। तो जहां पर ये इस तरीके से मौजूद होगा तो ये होगा क्या, ये होगा तो जिस वक्त ये डेवलप हो रहे थे ना, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऊपर आ गया, फिर चलो नीचे भी हो गया, तो ये जहां फॉलिकल्स के, जो फॉलिकल एफएसएच का वर्क चल रहा था, तो ये जो अंदर खेल चल रहा था ना फॉलिकल सेल्स के, तो वो फॉलिकल सेल्स तुम्हें एक हार्मोन प्रोड्यूस भी करके दे रहे थे साथ में, अंदर से ओवम को तो मैच्योर कर ही रहे थे। ये यहां से आपको एक हार्मोन दे रहे थे, कौन, ईस्ट्रोजन। तो पहले 14 दिनों में ओव्यूलेशन से पहले गेम चलेगी, ईस्ट्रोजन की हुक्म चलेगा, ईस्ट्रोजन का, किसके कहने पे, एफएसएच के कहने पे। और ये ईस्ट्रोजन आएगा, अब इसका एक्शन होगा किस पे, एंडोमीट्रियम पर। अब ये जो ईस्ट्रोजन है ये अब एंडोमीट्रियम पे एक्ट करेगा। अब मैं यूट्रस यहां बना रहा हूं, अब इसके अंदर जो है ये एंडोमीट्रियम, और याद करें कि दिन कौन सा है, पहला दिन, दूसरा, तीसरा, इसमें से आधा गिर चुका है। क्यों गिर चुका है, क्योंकि इससे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो चुका है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रीवियस खत्म होने का निशान क्या है, मेंसेस का स्टार्ट होना। और मेंसेस स्टार्ट होंगे तो क्या आ गया है, आधा एंडोमीट्रियम, और आहिस्ता आहिस्ता फ्लो अगले 4 दिन ले लेगा और मुकम्मल ये साफ हो जाएगा। तो 4 दिन शुरू, तो इसका मकसद ये है कि ये जो पहला दिन है उसका तो आखिरी दिन, लेकिन ये ओवरलैप करके यहां से भी तो जाहिर तो होगा ना, ये जाहिर है,
वो जो बिल्डिंग शेड होके बाहर निकल रही है वो बाहर निकल रही है, लेकिन पीछे जो सफाई होगी तो ये डेवलपमेंट इसकी शुरू हो चुकी। तो ये जो ईस्ट्रोजन यहाँ आया है किस पे एक्ट कर रहा है? एंडोमेट्रियम के कौन से सेल्स पर जो चिपके हुए हैं अभी तक? कौन से वाले? बेजल सेल्स। आधे तो ऊपर स्पॉन्जी सेल्स वो तो गए, तो बाकी जो रुके हुए हैं वो उधर मौजूद हैं। वो जो मौजूद हैं तो ईस्ट्रोजन किस पे एक्ट करेगा? इन पे। और कैसे करेगा ये मैं आपको एंडोमेट्रियम यहाँ पे इस तरीके से बता रहा हूँ, लाइक दिस, अंदर से। और ये ऐसे था, ये देखें, ये सेल्स हैं, ये ग्लैंड्स हैं, ये उनके ऊपर ये क्या चढ़ा हुआ है? सेल्स। और इनके बीचों बीच ये क्या है? ये ब्लड वेसल्स हैं। और हमने क्या किया? यहां से उसको गिराया है ऐसे, हाफ गिर गया। अब हाफ गिर गया, ग्लैंड्स गिरे हैं कि ब्लड वेसल्स भी टूट के गिरी हैं? अकेली ब्लड वेसल्स के ब्लड भी? यही तो है मेंस्ट्रुअल फ्लो, यही तो है ब्लीडिंग। इसमें आपको 30 to 40 ml ब्लड भी लॉस होगा, नेक्रोटिक टिश्यू भी लॉस होगा, ये डेड टिश्यू, ये सारा गंद जो है निकल जाएगा। कितने? 3 से 4 से 5 दिन, मैक्सिमम 3 4 5 से ज़्यादा नहीं। तो इसका मकसद ये है कि ये जो है ये फर्स्ट डे पे ये हाल हो गया। अब फर्स्ट डे के बाद ईस्ट्रोजन आना शुरू हो गया, तो इससे क्या होगा? इससे ये जो सेल्स टूटे हैं ये नए नए बनेंगे। कितने? दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथा, पांचवा, छठा से लेके 14th डे तक ये सेल्स नई, ये बिल्डिंग जो है, ये दीवारें जो हैं टूटी थी वो बन गई। क्या सिर्फ दीवारें बनी हैं कि ये जो कैपिलरीज आधी आधी टूटी थी ये भी लंबी लंबी हो गई? ये बिल्डिंग नए सिरे से बन गई। यानी ये क्या हो गया? इसको कहते हैं प्रोलिफरेशन। तो दिस वर्क इज कॉल्ड प्रोलिफरेशन। इसको समझना बहुत आसान है, लेकिन ये आप अगर अच्छे तरीके से समझ लेंगे, इसका बाद में वीडियो देख लेंगे, उसका मैं PDF भेज दूंगा, तो चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। फिर ये आस्ता आस्ता आप जो पूछ रहे होते हैं ना क्वेश्चन, फिर आप नहीं पूछेंगे। तो यहाँ से ये देखा क्या? ये है प्रोलिफरेशन। अब देखें 14th डे पे ओव्यूलेशन हुई है, इससे पहले जो पहले वाले 14 दिन है उसमें क्या क्या हुआ है? ऊपर से लेके GnRH प्रोड्यूस, पिट्यूटरी ग्लैंड पर FSH LH, जहां से FSH ने जो जंप लगाया तो LH पे ब्रेक लग गया। FSH का वर्क जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड ओवरी पे जो 40,000 प्रीमोडियल फॉलिकल्स हैं उसमें से 20 रेस में शुरू हो गए और इसके फॉलिकल्स ग्रो होना शुरू हो गए और ओवम मैच्योर होना शुरू हुआ। और ऐसा ही जब हमने देखा कि ओव्यूलेशन हो गई 14th डे पे, इस दौरान जो 14 दिन थे उसके अंदर उन फोलिकुलर सेल्स ने ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस किया और उसने वर्क किया किस पे? एंडोमेट्रियम पर। और एंडोमेट्रियम पर जो शेड हो चुका है, जो बाकी रह गया है, उसकी प्रोलिफरेशन होगी, दोबारा रीबिल्डिंग होगी। तो ये जो पूरा फेज तुमने देखा ओव्यूलेशन से पहले वाला, तो कौन सा हार्मोन यहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड ने प्रोड्यूस किया है? तो हम इसी फेज को, पहले वाले फेज को कहते हैं फोलिकुलर फेज। क्यों? क्योंकि FSH का काम हो रहा है इस वक्त, तो इसका नाम फोलिकुलर फेज। इन फोलिकल्स ने जब एक्ट किया किस पे? ओवरी पे। किस पे आके एक्ट किया इसने? FSH ने ओवरी पे। अगर ओवरी पे एक्ट किया तो क्या ओव्यूलेशन हुई है क्या? अभी नहीं, ओव्यूलेशन नहीं हुई है, लेकिन उधर से हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है? तो हम उस हिसाब से, ओवरी के हिसाब से उसका नाम डाल सकते हैं ईस्ट्रोजन फेज। ईस्ट्रोजन किस पे एक्ट कर रहा है? एंडोमेट्रियम पर। क्या कर रहा है उधर? रीबिल्ड माने क्या? प्रोलिफरेट। तो हम इस फेज को उस हिसाब से कह सकते हैं द प्रोलिफरेटिव फेज। इसको समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा इससे। यानी इस वक्त 3 ऑर्गन से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवरी एंड एंडोमेट्रियम। पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवरी एंड यूट्रस। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है FSH, फॉलिकल, तो फॉलिकुलर फेज। यहां से फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं, उधर से ईस्ट्रोजन निकल रहा है, तो ईस्ट्रोजन फेज। ईस्ट्रोजन एक्ट कर रहा है यूट्रस पर, उधर प्रोलिफरेशन हो रही है, तो प्रोलिफरेटिव फेज। और ये सारे खेल चल रहे हैं ओव्यूलेशन के बाद के पहले, तो सीधा क्यों नहीं कहते प्री ओव्यूलेटरी फेज?
ये 4 एक ही फेज के नाम हैं और ये हैं वो पहले 14 दिन। एंड ऑल दीज 4 विल बी लाइक दिस। और हो गई है अब आपकी ओव्यूलेशन, तो वो डे ऑफ ओव्यूलेशन हो गया आपका 14th डे। अब यहां पर हम देखें कि इस वक्त यहां पर 14th डे पे आते आते ये LH अभी भी रुका हुआ होगा कि ये हाईएस्ट लेवल पे होगा, तो ये हाईएस्ट लेवल पे होगा। तो 14th डे पर जब LH अपनी हाईएस्ट लेवल पे होता है ना, उस वक्त उस फीमेल का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मली अपने टेम्परेचर से थोड़ा बढ़ा हुआ होता है, और वो इत्तेफाक से 14वां दिन होता है। वो 14वें दिन से कम भी हो सकते हैं। अगर रेगुलर साइकिल्स हैं तो 14th डे होगा, लेकिन फिर भी एहतियातन अगर वो अपने टेम्परेचर को 12वें दिन से कल 10वें दिन से मेजर करना शुरू कर दे और किसी डे पर उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ हो, तो समझ लो ना कि ये डे ओव्यूलेशन का डे होगा, वरना उसको पता ही नहीं होगा। ज़ाहिर है 98.6 98.8 चलें, 9 ज़्यादा 99 में भी औरत जो है वो फील ही नहीं करेगी। लेकिन अगर वो अपने टेम्परेचर को 10वें दिन से डेली नोट करे 4 दफ़ा, तो 14th डे पे उसकी रीडिंग थोड़ी बढ़ी हुई आएगी कि नहीं? अगर थोड़ी बढ़ी हुई आए तो समझ ले कि उसने रिसेंटली चंद घंटे पहले ओव्यूलेट किया है। अगर शक हो ना तो ब्लड का सैंपल ले ले और अपनी LH की लेवल देख ले, क्या होगी? तो अभी भी नहीं समझेगी क्या? अभी भी नहीं समझेगी कि नहीं नहीं शायद ऐसे बड़ी हुई होती, ऐसे बोलेगी क्या? इसका मकसद ये है कि ये तो लेबोरेटरी के जरिए भी इवन डायग्नोस हो गया एक तरह से। भाई चलो शक ही हो गया, मान तो ले कि इस दिन ओव्यूलेशन हुई है, और वैसे भी 14th डे टेम्परेचर बढ़ा हुआ, LH हाईएस्ट लेवल पे। अब और क्या बताए कोई? अभी क्या ओवरी और यूट्रस खोल के कोई बताए क्या? इससे ज्यादा कुदरत ने दे दिया आपको ये इतनी बड़ी एक इंडिकेशन, 3 इंडिकेशन, अभी चौथी भी बताया आपको। क्या बताया कि रिपोर्ट के पैसे भी खुद दे दे? क्या करे मतलब, और क्या बताया? और मतलब ज्यादा से ज्यादा ये है कि भाई मान लेते हैं कि इस दिन ओव्यूलेशन हो गई है, उस डे के उस 24 घंटों को इस्तेमाल करे वाला नहीं होगा ना। वो पहले भी तो नहीं हो रहा था ना, इसमें भी नहीं होगा। चलो नुकसान तो नहीं ना है कोई। तो कहने का मकसद यह है कि अकल यही मानती है कि ऐसा ही है और ऐसा ही है। जाहिर है ऐसे नहीं कि हम लोग अपना अंदाजा लगा रहे हैं, प्रूव्ड है। अब यहां से ये जब देखेंगे तो उसके बाद क्या होगा? ये LH है। अब LH हाईएस्ट लेवल तक पहुंचा है तो क्या ये हाईएस्ट ही पहुंचेगा कि ये भी गिरेगा? अब जाहिर है इतनी हाईएस्ट लेवल तक पहुंचा है तो गिरने में भी टाइम लेगा। तो ये आस्ता 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 और 28वें लेवल पे वो भी आके जमीन बोस हो जाएगा। वो जब होगा तब देखेंगे, अभी तो अपनी जोबन पर है वो। अब वो जो LH जोबन पर है, जो आ रहा है कहां से? पिट्यूटरी से। वो जैसे ही पिट्यूटरी पे आ रहा है, अब एक्ट किस पे करेगा? वो एक ही पर, वो जो फॉलिकल का घर छोड़ के आया है पीछे। बाकियों की तो कब्रें बन चुकी हैं, एक घर तो है ना, एक बिल्डिंग तो है। तो इस सेलों पर ये जाके काम करेगा। काम ये करेगा कि इन सेलों को और ज़्यादा इनमें लिपिड डालेगा, लिपिड डाल डाल के इसको ऐसा ही बना देगा कि ये पीले रंग का नज़र आएगा, क्योंकि इसके अंदर चर्बी भरी हुई है। तो ये पीले रंग का हो जाएगा। पीला, पीले को कहते हैं ल्यूटियम। तो ये जो है ये आपका एक वो बॉडी बन जाएगा जिसको हम कहते हैं येलो बॉडी। बॉडी को कहते हैं कार्पस, येलो को कहते हैं ल्यूटियम। तो इसका नाम है कार्पस ल्यूटियम, जिससे मैच्योर ओम घर से निकला है। तो पीछे घर का नाम है, और इस घर को जो रंग रोगन हो रहा है वो LH की वजह से हो रहा है। ये और ग्रो करेगा, और ग्रो करते करते इतना मोटा हो जाएगा। किस दिन से? 14th डे से। 9th से थोड़ा सा, 9th पे तो अभी कार्पस ल्यूटियम बना ही नहीं है ना। असल में किस दिन से? 14th डे से ये ऐसा ग्रो हो जाएगा, और जो ग्रो हो जाएगा तो अब की बार ईस्ट्रोजन नहीं, प्रोजेस्टेरोन निकालेगा। तो प्रोजेस्टेरोन जो अब निकलेगा, तो इसका मकसद है कि प्रोजेस्टेरोन विल एक्चुअली हैव अ डिफरेंट कंपोजिशन, डिफरेंट फंक्शन। तो जहां से ये प्रोजेस्टेरोन निकलेगा, अब वो प्रोजेस्टेरोन एक्ट करेगा फिर उसी बिल्डिंग पर जो 14th डे तक बन चुकी है, वो एंडोमीट्रियम है। अब उनका नंबर नहीं बढ़ाएगा, दीवारें जितनी हैं बस उतनी रहेंगी। अब उस दीवारों पर प्लास्टर, तो उस पे कलर, तो उस पे वॉलपेपर, तो इस पे फलां, तो ये वो और उनको मोटा करेगा। तो इसका मकसद है कि इनके सेल्स क्या होंगे? थिक हो जाएंगे,
और इसकी जो ये जो कैपिलरीज हैं ये रहेंगी उतनी, लेकिन ये ऐसे ऐसे हो जाएंगी कॉइल की तरह, स्पाइरल लाइक। इनकी वेस्कुलरिटी बढ़ जाएगी, इनकी थिकनेस बढ़ जाएगी, इनकी सिक्रीटरी एक्टिविटी बढ़ जाएगी और ये बिस्तर की तरह हो जाएंगे। क्यों? वजह इसकी ये है कि ये, और कौन से डे पे? 15th, 16th, 17th, 18th और 18th, 19th तो वो डे होगा जिसमें वो फर्टिलाइज होके पहुंच भी चुका होगा। और जैसे वो पहुंच चुका होगा हमें कोई टेंशन नहीं है, एंडोमीट्रियम इस वक्त गद्दे की तरह पड़ा हुआ है और रिसीव करने के लिए तैयार बैठा है। और ये कब से तैयार है? ये यहां से प्रोलिफरेशन से 14 दिन तो प्रोलिफरेशन हुई है उसकी, उसके बाद उसकी और रिनोवेशन हुई है और हुआ है, और हमें कोई टेंशन नहीं है। 18 दिन हमने पूरी मेहनत की है, अब आ जाए हम उसको एम्ब्रियो बनाने के लिए तैयार हैं। ये नहीं करेंगे कि हम 14th डे पे हाँ या जल्दी करो ये तो ओव्यूलेट हो गया और ये फर्टिलाइज हो गया, तीसरे दिन में ठक करके यहाँ आ गया और अब मैं जे बैठ के प्रोलिफरेशन करूँ। मेहमान आ गए हैं और अब मैं गंदुम लेके आऊँ कि मुझे आटा पीस के उसको रोटी खिलानी है, वो तब तक तो मुंह पे थप्पड़ मार के चला जाएगा, वो आएगा क्या? इस टाइम पर तुम्हें क्या अभी आटा लेके आना है कि होटल से नान लेके आके रखना है? और तुम लोग इस वक्त जो है जाके गंदुम लेने जा रहे हो तुम कि वो पीस के मैं उसको आटा के, तो अगले हफ्ते की रोटी बना रहे हैं तो आप। तो इसका मकसद ये है कि ये इस तरीके से ये यहाँ पहुँच गया है, और अगर यहाँ पहुँच चुका है फर्टिलाइज तो ये कर देगा इसको इम्प्लांट, और इम्प्लांट करके ये खेल चलता रहेगा। लेकिन अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो ये निकल तो आया है, ओव्यूलेशन तो हो जाएगी, फर्टिलाइज नहीं हुआ तो अनफर्टिलाइज्ड ओवम। ये चलते चलते आ गया, नहीं आया, आया, अब क्या आना? अनफर्टिलाइज्ड ओवम किस मुंह से आएगा यूट्रस में? बैठा ही रहे उधर। लेकिन ये जो प्रोजेस्टेरॉन का वर्क है ये तो उस पर होता रहेगा ना। और वो प्रोजेस्टेरॉन किस वजह से? कार्पस ल्यूटेम की वजह से, और वो किस वजह से? एलएच की वजह से। लेकिन एलएच का हाल ये हो रहा है, देखिए ये 15, 18, 20, ये 28 दिन जमीन बोस एलएच। वो एलएच जो जमीन बोस हो जाएगा तो ये कार्पस ल्यूटेम का खुल के खेलेगा कि वो भी दब के रह जाएगा? अब दब के रह जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन जारी के खत्म। वो प्रोजेस्टेरॉन खत्म तो फिर ये जो बिल्डिंग खड़ी है रेनोवेट तो फला तो ये तो वो गया, ये गया। स्पॉट शुरू कौन से डे पे? 28वें दिन पे। फिर 28वें दिन पे प्रीवियस साइकिल खत्म, नया साइकिल शुरू। और ये जो मेंसेस ऊपर से शेड होके आए हैं ये खारिज होते होते 3-4 दिन ले लेंगे। ये 3-4 दिन ले लेंगे तो अगले साइकिल के साथ ओवरलैप करेंगे, चलो। लेकिन तुम्हारा साइकिल उधर से शुरू हो चुका है, नए सिरे से, नई प्रोलिफरेशन, नया एवरीथिंग। तो इसका मकसद है कि ये जो 14th डे के पीछे वाला जो फेज यहाँ है, इसमें से कौन सा हार्मोन एक्ट कर रहा है? एफएसएच के एलएच? तो क्यों नहीं बोलते कि ये है ल्यूटियल फेज? इस ल्यूटियल फेज में कौन सा हार्मोन आया था? तो प्रोजेस्टेशनल फेज, वो एस्ट्रोजन फेज। क्या हुआ था इसके अंदर? प्रोलिफरेशन की सीक्रीशन, तो सीक्रेटरी फेज। ओव्यूलेशन से पहले का खेल के बाद का पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। समझ गए? और ये 28 दिन का साइकिल। अगर फॉर एग्जांपल मेंसेस आ गए 32वें दिन पे तो साइकिल 32 डेज का था। अगर साइकिल 32 डेज का है तो ओव्यूलेशन के बाद के 14 दिन 14 ही रहेंगे। शुरू वाले जो प्रोलिफरेटिव फेज होगा वो 18 दिन का होगा। यानी ये 14 दिन, अगर साइकिल हुआ 29 का तो ये 15, अगर साइकिल हुआ 30 का तो ये 16, साइकिल हुआ 32 का तो ये 18, अगर साइकिल हुआ 34 का तो ये 20, ये 14 हमेशा 14 रहेंगे। ओव्यूलेशन के बाद का पीरियड हमेशा 14 रहता है। तो हम क्यों कहेंगे कि ये 32 दिन का साइकिल है? भाई इसलिए क्योंकि पहले जो मेंसेस आए थे और अब जो मेंसेस आए उसमें 32 दिन का फर्क आ गया। इसका मकसद है कि मेरा जो साइकिल है वो 32 डेज का है। तो ओव्यूलेशन कब हुई थी? इस साइकिल में स्पॉट्स आने से 20 दिन पहले या 18 दिन पहले। यानी इसका मकसद ये कि ये इससे 14 दिन पहले, इसमें 14, यानी
सिक्रीटरी फेज, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज हमेशा 14 डेज का होता है। ल्यूटेल फेज इज ऑलवेज 14 डेज। और हमें पता कब चलता है कि साइकिल कितना लंबा है? साइकिल कितना लंबा है ये तब पता चलेगा जब उस साइकिल के एंड पे स्पॉट्स आएंगे, तो लेट भी हो जाते हैं। इसका मकसद ये है कि साइकिल अगर 32 दिन का हुआ, ये मुझे कब पता चलेगा? क्या 14th डे पे चलेगा कि 32वें दिन पे चलेगा? ठीक है ना। तो इसका मकसद क्या हुआ? 32वें दिन पे चला तो इसका मकसद क्या हुआ? इसका मकसद ये हुआ कि प्रीवियस मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद ओव्यूलेशन जो है वो 18वें दिन पे हुई है। और ये पता कब जाके चलता है? एंड में जाके। यानी मैं एंड में 32 दिन समझ बैठा, मैं समझ बैठा था 28 दिन, और मैं समझ बैठा था कि 14वें दिन पे आ गई थी ओव्यूलेशन। उधर पता चला कि मेंसेस आ गए हैं 32वें दिन पे, तो ये आपकी ओव्यूलेशन जो है तो 18वें दिन पे हुई है। तो जब रेगुलर साइकिल होते हैं तो फिर ये टेंशन नहीं होता। इसका मकसद ये है कि हर दफ़ा ये नहीं सोचना चाहिए कि 14th डे पे ओव्यूलेशन हुई है, क्योंकि ये तो इंकिशाफ होगा जाके आखिरी दिन पे। हम सोच के बैठे थे कि 14th डे पे उन्हीं दिनों में हमने सेक्सुअल कांटेक्ट किया और पता चला कि ओव्यूलेशन तो 18वें दिन पे हुई है। इसका मकसद ये है कि 14th डे से 4-5 दिन आगे से टेम्परेचर को नोट करना लाजमी है, क्योंकि वेरिएबल होता है, साइकिल वेरिएबल हो भी सकता है, लेकिन बहुत सारों के रेगुलर होते हैं। अगर रेगुलर साइकिल है तो फिर कोई मसला नहीं है। तो ये है तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, और 1 या 2 क्वेश्चंस, कम से कम 1 क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आएगा। अभी एमसीक्यूज है तो एमसीक्यूज 2 आ सकते हैं। एमसीक्यूज भी तो क्वेश्चन होता है ना, वो क्या ऐसे कहानी थोड़ी होती है। एमसीक्यूज ऐसे समझ रहे हैं, ऐसे नहीं समझना है। एमसीक्यूज ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ है मेक और ब्रेक, या पूरा या ज़ीरो, ऐसे ही है ना, या 0 या 2। या ऐसे होता है कि आप गलत करें, नहीं ये थोड़ा कम गलत है तो 1 नंबर दे देते हैं, नहीं नहीं, या 0 या। तो मैं आपको समझाऊंगा इसमें हमें, क्योंकि हम काफ़ी 2 महीने बाद जाके अभी हमें बताया है कि भाई ऐसे होगा, तो हम थोड़ा सा अपना पैटर्न चेंज कर लेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे हैंडल करना है। क्योंकि आज 1 घंटे की क्लास इस वजह से ज़्यादा नहीं जा रहे हैं इस पर, तो नेक्स्ट में मैं बताऊंगा कि इस MCQs को कैसे हैंडल करना है। इसमें जो स्टूडेंट्स अपने MCQs को थोड़ा सा बेटर कर लेते थे शॉर्ट एसेस के अंदर, उनके लिए तो बुरी खबर है, क्योंकि वो कंपनसेट कर लेते थे दूसरी इनिंग में। लेकिन जिन लोगों को शॉर्ट ऐसे इंग्लिश ये वो नहीं लिखने आती थी, उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि उनको सिर्फ ये करना है, बस ऐसे कर रहे, आए ना आए फिर भी आप ऐसे ऐसे कर लेते हैं। और इसके पीछे जाहिर है स्किल तो होती है, लेकिन लिखने का कोई मसला इसमें है नहीं। तो मैं आपको समझाऊंगा कि इस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए, तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे।